स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर सबको। चलो आज हम अपने चैप्टर 7 की लास्ट केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप करते हैं। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि आज की स्टडीज डिस्कस करने से पहले अगर जिन लोगों ने इसके क्वेश्चंस खुद से एक बार ट्राई नहीं किए तो पहले लिंक पे जाके क्वेश्चंस एक बार देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा कि कहाँ आपकी गलती थी, आपको पता चल जाएगा। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्कर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑलवेज ट्राई टू शो देयर इनएबिलिटी व्हेन एनी न्यू वर्क इज गिवन टू देम। They are always unwilling to take up any kind of work. As a supervisor, what functions will you perform to cope up with the situation? अच्छा, एक चीज और, जब हम केस स्टडी सॉल्व करते हैं कभी भी केस स्टडी की लेंथ मत देखो, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसा इमटेरियल थिंग्स भी मेंशन्ड है जो आपके क्वेश्चन से या आपके आंसर से रेलेवेंट ही नहीं है। तो हमेशा केस स्टडीज को बहुत ध्यान से पढ़ना, और जो भी आपको लगता है कि यस दीज लाइन्स आर इम्पोर्टेंट, उनको पेंसिल से मार्क करते रहना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप फाइनली एंड तक आओगे यू नो कि आपको किस बेसिस पे अपने आंसर्स लिखने। चलो, तो पहले वाले में उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि एज अ सुपरवाइजर आपको क्या फंक्शंस करने चाहिए। तो बेसिकली हमको क्या बताना है, हमको बताना है फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। क्या फंक्शंस होते हैं? पहला फंक्शन वो मेंटेन करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा फंक्शन वो एक्ट करते हैं एक लिंक सुपरवाइजर, कैसे लिंक? मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। तीसरा ये है कि वो हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। चौथा ये कि वो मोटिवेशन भी बिल्डअप करते हैं, किसके? वर्कर्स के अमंग। तो ये सारे फंक्शंस आपको लिखने थे। सेकेंड, in an organization, employees always feel that they are under stress. They take least initiative and fear to express their problems before the marriage. अब ये दो लाइनें हमें हेल्प करेंगी हमारे आंसर के लिए। अब पूछा क्या, What leadership style does the manager follow? अब क्या बता रहा है वो कि एम्प्लॉइज बहुत ही कम इनिशिएटिव लेते हैं। तो वो कौन सा था? ऑब्वियसली ऑटोक्रेटिक, करेक्ट। तो इस लीडरशिप स्टाइल में एम्प्लॉइज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। दूसरा उन्होंने पूछा है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस क्या थे? क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, फिर उसके बाद हायर स्पीड, या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्टिविटी। हमारा काम भी जल्दी होता है और हमारे डिसीजंस भी जल्दी लिए जाते हैं और प्रोडक्शन भी ज्यादा जल्दी होता है। फिर उसके बाद है सेटिस्फैक्शन रहता है लीडर को कि हाँ वो काम ठीक से कर रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस इसके हैं कि फ्रस्ट्रेशन या फिर मोरल हमारे एम्प्लॉइज का बहुत ही लो रहता है, यानी कि एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। तो ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमको लिखने थे। फिर थर्ड जो है, अब आप देखोगे तो तीसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट मैंने जो चीज बोली थी कि हम अंडरलाइन कर लेंगे, हमें मार्क कर लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट लाइंस हमें बाद में हेल्प करेंगी, वही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। चलो पढ़ते हैं। राजीव इज वर्किंग एज अ पर्सनल मैनेजर इन अ सीईओ. The speciality of the company is that final position of all employees is good. The employees working here are honest, punctual and hardworking. ये अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो किसी काम का नहीं है। The CEO of the company asks him to suggest a method of motivation. Now this is relevant. The CEO asked him to suggest a method which is happily accepted by all the employees. अब राजीव को क्या करना था? राजीव को एक मेथड ऑफ मोटिवेशन बताना था जिससे कि सारे एम्प्लॉइज अच्छे से एक्सेप्ट कर ले। अब बाकी एम्प्लॉइज ने सजेशंस दिए जैसे कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए, या हमें गुड परफॉर्मेंस के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, रिवॉर्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये उनके वेरियस सजेशंस थे।
तो राजीव ने क्या किया, राजीव ने उन सारे सजेशंस को मिक्स करके एक टर्मिनोलॉजी दे दी सीईओ को कि आपको ये मेथड अप्लाई करना चाहिए फॉर मोटिवेशन। तो अब हमसे पूछा गया है कि ये मेथड अप्लाई करने के बाद बहुत अच्छे से काम हो रहा था, तो ये मेथड है क्या, एम्प्लॉइज ने कौन से मेथड सजेस्ट किए थे और ये फंक्शन कौन सा है। थर्ड में पहली चीज जो पूछी गई है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी इस क्वेश्चन में बताना बहुत इजी है फंक्शन, क्यों, क्योंकि हम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत आराम से लिख दोगे डायरेक्टली। लेकिन एग्जाम टाइम में जरूरी नहीं है कि किसी एक चैप्टर से आ रहा है, यू डोंट नो कि कौन से चैप्टर से वो केस स्टडीज ली गई है या रिलेट की गई है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब मोटिवेशन वर्ड यूज किया है इसलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो अपने क्वेश्चन को अपने आंसर से रेलेवेंट बनाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। फिर सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है, विच मोटिवेशन मेथड्स वर सजेस्टेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। कौन सा था, रिकॉग्नाइजेशन, क्यों, क्योंकि वहां पे अवार्ड्स, एप्रिसिएशन और रिवार्ड्स की बात हुई। उसके बाद दूसरा था ऑटोनॉमी, यानी कि सारा कुछ एम्प्लॉइज के हाथ से हटा के सुपीरियर्स या मैनेजर्स के हाथ में कर देना चाहिए। फिर थर्ड है, विच मोटिवेशन मेथड कंबाइन ऑल द अबव स्टेटेड एंड वो सजेस्टेड बाय द पर्सनल मैनेजर। तो वो पूछे कि वो कौन सा ऐसा मेथड ऑफ मोटिवेशन सीईओ को बताया था राजीव ने मिक्स करके, वो था ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, कि हमारी कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट अगर हम चेंज करेंगे या हम ऐसा कर देंगे इन दोनों को मिक्स करके, तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ वाला भी बच्चे सोचते हैं कि इतना बड़ा है क्यों पढ़े हम, टाइम वेस्ट होगा, छोड़ देते हैं, बल्कि इनमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। क्यों, क्योंकि वो बड़ा है लेकिन पूछेंगे आपसे लिमिटेड चीजें और बहुत ही रेलेवेंस चीजें पूछेंगे जिनके आंसर्स आप आराम से बता सकते हो। तो इसीलिए कभी भी क्वेश्चन की लेंथ देख के मत घबराना, उसको एटलीस्ट एक ट्राई जरूर देना और कोशिश करना कि जो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप ये सारे केस स्टडीज खत्म कर दो। जैसे कि जो आता है पहले वो देखो कि हाँ ये चीजें हो जाएंगी, टिक मार्क कर लिया, फिर उसके बाद केस स्टडीज पे आओ, उनको पढ़ लो और तभी मार्क कर लो पेंसिल से कि हाँ ये रेलेवेंट पॉइंट्स हैं हमारे आंसर के लिए। ठीक है, चलो फोर्थ वाला मैं पढ़ नहीं रही, मैं बेसिकली आपको बता देती हूँ कि वो पूछ क्या रहा था। एक उमंग था मैनेजर और उसमें एक प्रोडक्शन मैनेजर था उसी कंपनी में जिसका नाम था मिस कांत। तो ये दो मैनेजर्स थे। अब मिस कांत का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उमंग को लगता है कि कंपनी शायद अब डेडलाइन मीट नहीं कर पाएगी, यानी कि अपने पैकेजेस नहीं बना पाएगी। तो वो क्या करता है, वो सारे एम्प्लॉइज को इकट्ठा करके मीटिंग करता है उनके साथ और उनके साथ प्लान्स डिस्कस करता है। उनको बोलता है कि ये काम हमको करना है। क्यों, क्योंकि मिस कांत अब नहीं है तो हमें ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि उसका जो पॉजिटिव बिहेवियर होता है एम्प्लॉइज वो देखते हैं और वो एक्स्ट्रा टाइम डालते हैं और फाइनली वो अपनी डेडलाइन मीट कर लेते। क्वेश्चन समझ आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल उमंग ने फॉलो किया। अब उमंग क्या हो गया, सुपीरियर, बाकी एम्प्लॉइज क्या थे, सबऑर्डिनेट। तो जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट सब मिलकर एक प्लान डिस्कस कर रहे हैं या पॉलिसी बना रहे तो वो कौन सा होता है, करेक्ट, डेमोक्रेटिक। तो हमें यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप को एक्सप्लेन करना था। उसके बाद उन्होंने डायग्राम पूछा, तो डायग्राम बहुत इजी है। ये एक सीनियर बना दिया, इसके साथ ये एक एम्प्लॉय, ये एक एम्प्लॉय, ये एक एम्प्लॉय और हमारा ये एक एम्प्लॉय। टू वे कम्युनिकेशन होता है, हमें पता है, समझ आ गया। ये हमारा डायग्राम था डेमोक्रेटिक लीडरशिप के लिए। अब फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ विच ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप कहाँ बनते हैं, फॉर्मल में हमने जहां तक सुना था कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है, लेकिन आपको अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने तो किस में बनाते हो, करेक्ट, इनफॉर्मल में। तो उसी की ही बात हो रही है। तो आपको यहाँ पे एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस जो भी पूछा गया किसका लिखना है,
इनफॉर्मल का। अब क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट स्पीड पे होता है, बहुत इजीली इंफॉर्मेशन पास आउट होती है, हम डिसीजंस भी बहुत जल्दी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता, हमें वेट नहीं करना पड़ता कि हाँ अब हमारा टर्न आएगा अब हम करें। नहीं, वो इतना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक बिल्ड हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि काम ऐसे हो जाता है। ठीक है। फिर 6th, the psychology lecture of MBA students of Icon Institute was going on। अब इसमें क्या बोला है, इसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि वो लेक्चर किस बारे में था, इनडायरेक्टली उन्होंने आपको बता दिया। अब वो पूछ रहा है कि वो लेक्चर का टॉपिक क्या था, कौन कौन सी एम्प्लॉयज की नीड्स स्पेसिफाई की और आप उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे। तो बेसिकली किसकी बात हो रही है, मोटिवेशन की। करेक्ट। नीड्स किस में आती है हमारी, ह्यूमन नीड्स मैस्लो में। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, ह्यूमन नीड्स मोटिवेशन। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब बी पॉइंट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द डिजायर्स ऑफ एम्प्लॉयज डिस्कस्ड अबव अलोंग विथ हाउ अ कैन मैनेजर कैन फुलफिल दोज डिजायर्स। अच्छा, अगर आप देखो उन्होंने कहा है कि कुछ के अंदर डिजायर होता है स्टेटस, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन का। वो कौन सी नीड होती है, करेक्ट, आपकी एस्टीम नीड। इसको आप कैसे फुलफिल करोगे, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ। फिर दूसरा है कि उनके पास जो है वो ऑलरेडी उनको मिल चुका है, दे डोंट हैव एनी फर्दर डिमांड। वो कौन सी होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अगर आपके पास कोई नीड ही नहीं है तो आपको फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं है। फिर दे रखा है सम एस्पायर फॉर एक्सेप्टेंस एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हमारा हो चुका है। सम नीड डिफेंस अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, ये कौन सी नीड आती है, हमारी सिक्योरिटी नीड्स, जिसमें हम जॉब सिक्योरिटी मांगते एक तरीके से। तो इसमें हम क्या आएगा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव और फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो आप ये लिख लोगे। फिर लास्ट है 7, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। आई थिंक सो ये बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस लिखना था कि वो इनिशिएट एक्शन करता है, स्टेबिलिटी और बैलेंस लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है गोल्स अचीव करने के लिए। ऐसे आपको 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने। अगर 4 नंबर का है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं। मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है। 3 नंबर का है, 3 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। ठीक है। फिर है स्टेट फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। ये भी सबको पता है कि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद मोटिवेशन एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बिल्डअप करता है। ठीक है। लास्ट, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंडर, उसके बाद क्या आता है, हमारा मैसेज, उसके बाद एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, फीडबैक, नॉइस। आपको यही एक्सप्लेन करना था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमारी केस स्टडीज और चैप्टर 7 खत्म हो गए। जो टिप्स मैंने केस स्टडीज डिस्कस करते हुए बीच बीच में आपको दिए थे, उनको ध्यान रखना, दिमाग में रखना जब आप एग्जाम देने जाओगे या आप कभी भी घर बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होगे तब भी। ठीक है। उसके बाद अब चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।